कोई सब कुछ ऐड हो गई है? और स्टूडेंट्स हैव ऐडेड ना? हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे आप वाटर में डिटेक्ट करते हैं क्लोरीन है, क्लोराइड कंटेंट है, सल्फेट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है। इससे रिलेटेड हम कैसे लैब में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, कैसे डिटेक्शन करते हैं वाटर को ट्रीट करने के लिए, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो था चैप्टर है ना, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी आपका सिलेबस आपके पास होगा। डू यू हैव द सिलेबस? यस मैम। है ना, इसमें देखो लास्ट यूनिट क्या है, लास्ट यूनिट किस चीज के लिए रखती है, देखो जरा। क्या आपकी है एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक है ना, और उसमें सबने देखा अपने पास, देखिए सिलेबस है सबके पास में, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक, एडवांस ट्रीटमेंट ऑपरेशन, एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड मेम्ब्रेन प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ पर भी है और आपकी यूनिट 3 पे भी था, याद है जब लोग वाटर क्वालिटी असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, हार्डनेस वाटर, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा था। यस मैम। यस मैम। यहाँ पर भी वही सेम टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ पर भी है। फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड डिसैलिनेशन, और फिर देखो आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज का मतलब ये कौन सा प्रोसेस दे रखा, आयन एक्सचेंज? लास्ट यूनिट में देखिए डिसैलिनेशन के बाद आयन एक्सचेंज दे रखा। आयन एक्सचेंज कौन सा मेथड होता है? आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ा हम लोगों ने, अब तक नहीं पढ़ा? बोलो। यस मैम, पढ़ा है। पढ़ा है। आयन एक्सचेंज बेसिक मेथड्स है ना, वी हैव डिस्कस्ड when we were discussing this third unit, the ion exchange resin method, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो भी आप देखिए थर्ड यूनिट में भी है, आपकी जो लास्ट यूनिट है फिर इसमें भी है, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ये सब उसमें है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि रिवर्स ऑस्मोसिस और आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? यस मैम, याद है। याद है ना? और उसके बाद देखो बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड डिसैलिनेशन। तो अभी हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि वाटर को ट्रीट करने की और क्या क्या टेक्निक्स हैं। ये देखो जब हम लोगों ने हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा था तब ये पढ़ा था रिवर्स ऑस्मोसिस एंड आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। हार्डनेस एक डिफरेंट थिंग है और डिसैलिनेशन का मतलब एक अलग थिंग है। सलाइन वाटर, सलाइन वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर में क्या है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सलाइन वाटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वाटर? ये दोनों एक ही चीज है। हार्ड वाटर क्या होता है, व्हाट इज हार्ड वाटर? मैम सॉल्ट, मैम जब वाटर में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स, मेटल कह रहे हैं, सॉरी, अल्कली मेटल्स के, तब वो हार्ड वाटर होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से सॉल्ट की वजह से हार्डनेस आती है? मैम सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड क्लोराइड। सोडियम की कहाँ से आ गया हार्डनेस ऑफ वाटर में, सोडियम कहाँ से आ गया? मैम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स मैम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो आपको जो फर्स्ट डे की मतलब डेफिनेशन है हार्डनेस ऑफ वाटर की, उसमें है ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना? और
कौन से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मतलब कि अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड इसके अलावा कुछ आयरन के भी होते हैं, है ना, और भी सॉल्ट होते हैं। मतलब मेन हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके जितने भी नाइट्रेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स, इनकी वजह से वाटर में हार्डनेस होती है। और हार्डनेस का क्या क्राइटेरिया है? क्या ऐसा होता है कि तुम हार्ड वाटर कह रहे हैं? तो क्या हो जाता है कि तुम हार्ड वाटर कह रहे हैं? क्यों हमें नहीं यूज करना चाहिए? हार्ड वाटर यूज करने से क्या आपके ड्रॉबैक्स हैं? कि saline water is different thing, the hardness is different thing. क्या करते हैं अगर हार्ड वाटर की जो सॉल्ट्स हैं, ये क्या करते हैं? बताइए, पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो। मैम जो हार्ड वाटर होता है, जब हम जैसे कपड़े धुल रहे हैं, क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें लेदरिंग नहीं बनाता है और हमारे पीने के लिए भी सही नहीं है। हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। लैथरिन, ये तो आपकी मेन जो डेफिनेशन आती है हार्ड वाटर की, वो यही आती है कि लैथरिन का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। हार्ड वाटर क्या है? जो लैथरिन का फॉर्मेशन होने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करे। लैथरिन फॉर्मेशन ना होकर वहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन होने लग जाता है? स्कम का फॉर्मेशन होता है। स्कम बनने लग जाता है ना। स्कम क्या चीज है और लैथर क्या चीज है? जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है उसे स्कम कहते हैं, और जो झाग बनता है उसे लेदरिंग कहते हैं। हाँ, और झाग क्यों बन रहा है? ये आपने डिटर्जेंट यूज करा है? डिटर्जेंट क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम से आपके डिटर्जेंट क्या होते हैं? सोडियम स्टीरेट, है ना, सोडियम स्टीरेट है। ये पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा आपके। जब डिजोल्व हो जाएगा तो लैक्टोज फॉर्मेशन करेगा। जो डिटर्जेंट है वो डिजोल्व होकर तो लैक्टोज फॉर्मेशन करा। अब ये अगर आपने सोडियम स्टीरेट आपके पास है अगर डिटर्जेंट और आपने पानी में डाला और पानी में क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस है। तो पानी में जाकर के क्या हो जाएगा? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो क्या हो जाएगा? सोडियम स्टीरेट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। सोडियम स्टीरेट जो जिसको की झाग बनाना था, अब वो रिएक्ट कर गया। किससे रिएक्ट कर गया? कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट कर गया। और क्या बना दिया साथ में? सोडियम स्टीरेट की जगह पर क्या बन गया? कैल्शियम स्टीरेट बन गया, मैग्नीशियम स्टीरेट बन गया। और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट बन गए पानी में, अब ये पानी डिजॉल्व होंगे नहीं, ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाते हैं, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जब आप पानी में साबुन खूब सारा डाल भी देते हो और आप पानी अगर हार्ड है तो क्या हो रहा है कि आपने खूब सारा आपने अपना डिटर्जेंट वेस्ट कर दिया, मगर लैथर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। लैथर का फॉर्मेशन कौन करता है? सोडियम स्टीरेट करता, और सोडियम स्टीरेट अब बचा ही नहीं। अब उसमें चेंज हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट में चेंज हो गया, और कैल्शियम एक मैग्नीशियम स्टीरेट क्या बन रहा है? वहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये होती है हार्डनेस। और उसके अलावा हमने कहा था कि बॉयलर फीड वाटर में हम नहीं यूज कर सकते हार्ड वाटर को। ये हार्ड, क्योंकि वहाँ पे बॉयलर्स में क्या होता है? लगातार पानी बॉयल होता है जिससे स्टीम जनरेट होती है। And if you are using this hard water layer, then what will form? वहाँ पे scales and sludge का formation हो जाएगा, है ना, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट होने लग जाएगा। तो आपका बॉयलर एक समय बाद एक्सप्लोड कर सकता है ना। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करा था? वहाँ पर हमने क्या कर दिया था? बॉयलर में क्या डाल दिया था? कैल्विन यूज करें, Pardon? कैल्विन मेथड। हाँ, कैल्विन मेथड, उसको बोलते हैं इंटरनल कंडीशनिंग। हम लोग क्या करें? इंटरनल कंडीशनिंग कर रहे हैं। इंटरनल कंडीशनिंग का मतलब कि हमने कुछ ऐसी चीज़ों को डाल दी रीजन कि वो अंदर ही अंदर से चेंजेस ले आया, और हमें कुछ उसके लिए प्लांट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव द सॉल्ट्स ऑफ हार्डनेस सॉल्ट जिससे होते हैं उनको रिमूव नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव द दीस सॉल्ट, वी ओनली ट्रीट दीस सॉल्ट। हमको रिमूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं। क्या हमने कर दिया उस केस में? हमने क्या कर दिया था? बॉयलर में हमने क्या डाल दिया था? ये सोडियम हेक्सामेथाफॉस्फेट,
ना, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हमने उसमें डाल दिया और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ने क्या करा था, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा और कैल्शियम को ट्रैप कर लिया था अपने में। अब क्या बना लिया था बच्चों, क्या बन गया था वापस, बताओ जल्दी से क्या बन गया था। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ने कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके क्या बना लिया था, ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम लोग पिछला कुछ याद ही नहीं रख रहे हो, ऐसे तो हमारा कोर्स अभी फिनिश हो जाएगा। मैम स्लज का फॉर्मेशन होता है, इसका क्या स्लज। स्लज यहाँ कहाँ बन गया, कंडीशनिंग करने के बाद भी स्लज बनेगा, अगर नहीं कर हम लोग कंडीशनिंग करी इसलिए रहे कि स्लज ना बने, स्केल्स ना बने, स्लज ना बने, तो कंडीशनिंग करने के बाद भी स्लज बन जाएगा क्या? क्या बताया था मैंने कि आपका सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो था जब कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो अभी क्या है कि कैल्शियम मैग्नीशियम के अगर आंश पानी में है तो जैसे सपोज तो आपके पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब लगातार बॉयल होगा तो इट विल चेंज इनटू कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे आपका स्केल्स बनाने लग जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आपको हमारे पानी में है वो डिजोल्व है तो डिजोल्व करें, वो प्रेसिपिटेट आउट ना हो, कि बॉयलर के वाटर को आपको पीना नहीं है, ड्रिंकिंग में आपको यूज नहीं करना है, ना ही उससे आपको डोमेस्टिक और काम लेने हैं। आपको क्या करना है, बॉयलर का जो पानी है उसे स्टीम जनरेट करनी है ना, आपको तो वो चाहिए। तो अगर नीचे स्केल स्लज जमने लग जाएंगे तो बॉयलर में क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा और बाकी हीट भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी पानी को बॉयल करने के लिए। इसमें आपने जब क्या डाल दिया, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल दिया, कार्बन डाल दिया, तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या करता है, सोडियम निकल जाता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट से, तो सोडियम निकल गया और उसकी जगह पर कैल्शियम आगे ट्रैप हो जाता है। तो रिएक्शन भी पढ़ा था, याद नहीं है क्या होता था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड रहता था, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड से सोडियम बाहर निकल जाता था, उसकी जगह पर कैल्शियम आ जाता है ना, और 4 सोडियम बाहर निकलते थे और उसकी जगह पर 2 कैल्शियम अंदर जाते थे। तो एक तरीके से वो क्या करता था, वो कैल्शियम को अपने में ट्रैप कर लेता था और क्या बनाता था, कैल्शियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम की जगह पर कैल्शियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। और कैल्शियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो कंपाउंड है, इट इज हाईली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इट इज हाईली सॉल्युबल, it will remain soluble after a long time heating, it will remain soluble, ये soluble का soluble ही रहेगा, आपको उसको कुछ नहीं करना, वो लगातार हीट उसको जनरेट करिए, पानी को बॉईल करिए, it will remain soluble। तो आपने वहाँ पर रिमूवल नहीं किया, ये हमारा बॉयलर फ्री वाटर है ना, और कार्बन प्रोसेस होता है। बाकी जो हमारे प्रोसेस थे, रिवर्स ऑस्मोसिस था या आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, है ना। जैसे हमारा ये था आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, उससे पहले जियोलाइट मेथड पढ़ा था, तो जियोलाइट मेथड में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ कैटायंस रिमूव हो जाते थे, एनायंस रिमूव नहीं होते थे, है ना। उसके बाद अपना आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड पर आए थे, उसमें क्या हो रहा था, कैटायन भी रिमूव हो रहा था और एनायन भी रिमूव हो रहा था, दोनों रिमूव हो रहे थे। उसके बाद हम रिवर्स ऑस्मोसिस पर आ गए थे, तो रिवर्स ऑस्मोसिस पर क्या हो रहा था, उसमें भी कैटायन एनायन दोनों ही रिमूव हो रहे थे। और रिवर्स ऑस्मोसिस के जो मशीन होती है, लोग अपने घरों पर भी हम लोग लगाते हैं ना, आरओ लगाते हैं उसके ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पर्पस के लिए। तो आरओ का मेन क्या प्रिंसिपल था, आरओ किस पर काम करता था, रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या प्रिंसिपल था, बताइए। रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं याद है, आरओ बिल्कुल याद नहीं है। मैम रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट होता था, यानी कि जो वाटर है वो सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन से नहीं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में
मैम ये ऑस्मोसिस का इसका जस्ट अपोजिट था, हायर सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में ना, यस मैम, रिवर्स ऑस्मोसिस बाय प्रेशर, ऑस्मोसिस में बाय क्या अप्लाइंग प्रेशर, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन। किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन? सॉल्यूट है ना, यस मैम, सॉलिड पार्टिकल। सॉल्यूट मूव करता था। कौन मूव कर रहा है? तो सॉल्यूट मूव करता है कि सॉल्वेंट मूव करता है? मैम मैम सॉल्वेंट सॉल्वेंट मूव कर रहा है। कौन करता है? सॉल्वेंट मूव करता है ना, सॉल्वेंट मूव करता है कहाँ पर? जहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है ना, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता था? ऑस्मोसिस में क्या होता था? ऑस्मोसिस में एग्जांपल क्या होता है? तुमने रेजिन है, रेजिन को वाटर में रख दीजिए तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड व्हाट इट विल स्वेल। व्हाई इट विल मैम स्वेल? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। बिकॉज इन दैट केस वाटर जो सॉल्वेंट है वो बाहर से अंदर आ गया है और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कहाँ पर जाता है? अंदर जाता है ना। आपका जो रेजिन है अंदर से शुगर बहुत ज्यादा है, बाहर से शुगर नहीं है, तो वहाँ पर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। तो मूव तो सॉल्वेंट ही करेगा हर केस में, मूव सॉल्यूट नहीं करता। और मूव करता है सॉल्वेंट मूव करता है। सॉल्वेंट अब कहाँ से मूव कर रहा है? फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। what is moving? Solvent is moving, है ना। But in the case of reverse osmosis, in presence of hydrostatic pressure, what happens? The movement comes reverse, है ना। अब कहाँ से कहाँ movement शुरू हो जाता है? From the higher concentration of the solute to the lower concentration of solute, solvent will move, है ना। Solvent will move from the higher concentration to lower concentration, and in this case अभी क्या होता है? and you are also applying a semi permeable membrane here. In presence of semi permeable membrane, अभी यहाँ पर जो आपका है, ये आपका जो टैप वाटर है, यहाँ पर आपका सपोज करो टैप वाटर इकट्ठा हो रहा है, दिस इज द semi permeable membrane and this is your clean water, this is the clean water, है ना, जो आपका drinking water है, and this is the आपका tap water in which a lot of minerals are here. Lot of minerals are here means this is the higher concentration side and this is the lower concentration side. And then in this case, the water will move from the higher concentration to lower concentration when you are applying the hydrostatic pressure there. In this compartment, you are applying the hydrostatic pressure and the water will start moving from this side to this side, from the higher concentration to lower concentration. This is known as reverse osmosis, right? And for the semi-permeable membrane, you are using like nylon, you know, and PMMA sheets. For the semi-permeable membrane, you can use all these things. This was all about the reverse osmosis and the and your what क्या था आपका ये आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ये भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ इतना कुछ बताने का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि ये सब चीजें आपने पढ़ी थी एंड दिस इज फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। नाउ व्हाट इज ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर? सलाइन वाटर का मतलब जिसमें अगर NaCl, अगर आपके पानी में सपोज करो NaCl है, NaCl है बहुत सारा, then you will be what you will say, it will be act as a hard water. If the water is having NaCl, you will say this is a hard water. नो मैम, सलाइन वाटर। Saline water, है ना। This is not the hard water. Why? Because if NaCl is present in that water, तो आप डिटर्जेंट के साथ आपका कोई सा रिएक्शन नहीं देगा, है ना। और आपका जो पानी में से जो झाग आता है, लेदर आता है, तो वो अभी भी आएगा, लेदर का फॉर्मेशन होगा अगर आपके पानी में NaCl है। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने जब जियोलाइट मेथड यूज करा था, तो जियोलाइट मेथड में क्या हो रहा था? कैल्शियम मैग्नीशियम तो रिमूव हो जाते थे, पानी में वाटर में क्या चला जाता था? वाटर में क्या चला जाता था? कुछ जियोलाइट मेथड याद है? भाई एमएससी प्रीवियस में पढ़ाई करो तुम लोग। जियोलाइट मेथड में क्या था बच्चों? पूरे न्यूमेरिकल्स भी तुम लोग डिस्कस कर रहे थे।
खुशबू मिश्रा बताओ क्या था? खुशबू मिश्रा, खुशबू मिश्रा, yes. What is the process of zeolite method? Zeolite method का process बताइए जरा मुझे. Yes, ma'am. What is the process of zeolite method of water softening? राज कटियार, अरे बताओ. 2 ही 3 बच्चे मुझे जवाब देते हैं. चलो विवेक बताओ जरा क्या था zeolite method, क्या था विवेक? Am I audible? मैम जियोलाइट इसमें ऐड करते थे तो वो सोडियम रिप्लेस हो जाता बाय कैल्शियम से हाँ. और वाटर की हार्डनेस इससे रिमूव हो जाती थी. मैम सोडियम का वाटर में नीचे क्या यस मैम. नीचे वाटर में क्या चला जाता था? वाटर में साथ में क्या चला जाता था? मैम कैल्शियम से रिएक्ट करके हम हैवी पार्टिकल्स बना देते हैं हैवी मॉलिक्यूलर वेट के. वही कैल्शियम तो रिमूव हो जाता था ना. अब आपने यहाँ पर सोडियम जियोलाइट का बेड लगाया है. सपोज दिस इज द सोडियम जियोलाइट बेड Na2Z. पर जब आपने हार्ड वाटर डाला तो हार्ड वाटर में क्या था? कैल्शियम और मैग्नीशियम थे. कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करेंगे? सोडियम जियोलाइट से रिएक्ट कर जाएंगे. क्या बना लेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट. एंड दे विल ट्रैप इन दिस सोडियम जियोलाइट बेड. कैल्शियम जियोलाइट एंड मैग्नीशियम जियोलाइट जो बन गए वो ऊपर ट्रैप हो गए. नीचे कौन चला गया पानी में? मैम सॉल्ट. सोडियम. मैम सोडियम आयन. नहीं, सोडियम क्या तो चला गया. साथ में क्या हुआ कि सपोज तो तुम्हारे पास कैल्शियम क्लोराइड था. हार्ड वाटर में कैल्शियम. मैम कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है. नहीं, कैल्शियम क्लोराइड तुम्हारे हार्ड वाटर में था. जब आपने सोडियम जियोलाइट से रिएक्शन कराया तो कैल्शियम जियोलाइट ऊपर रह गया. नीचे क्या चला गया? Na के साथ Cl चला गया ना. कैल्शियम क्लोराइड का जो Cl था नेगेटिव आयन, यस मैम. वो सोडियम के साथ चला गया. यही तो इसका ड्रॉबैक था जियोलाइट मेथड का कि इन दिस मेथड यू कैन ओनली रिमूव द पॉजिटिव आयंस. यू कांट रिमूव द नेगेटिव आयंस. नेगेटिव आयन आप रिमूव नहीं कर सकते. वो नेगेटिव आयन जो होते हैं जैसे क्लोराइड्स है, सल्फेट है, वो सोडियम के साथ नीचे चले जाते हैं पानी में. और आपको पता है कि सोडियम के कितने सोर्स होते हैं पानी में? सॉल्युबल होते हैं. NaCl बना या Na2SO4 बना या सोडियम कार्बोनेट बना, वॉटेवर, वो सब पानी में नीचे चला गया. तो आपका ये जो पानी है इसमें क्या है? NaCl है तो Na और आपका सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम नाइट्रेट है. तो ये पानी आपका हार्ड वाटर तो नहीं कहलाएगा क्योंकि पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है. बट ब्रैकिश वाटर या यू कैन से सलाइन वाटर तो कहला सकता है. सलाइन वाटर तो कहलाएगा. सलाइन वाटर में क्या होगा? NaCl अगर है तो बोलोगे सलाइन वाटर है. तब वाटर में जो सॉल्ट्स हैं अगर, है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा लैदर फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर लैदर का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एंड दिस विल बी नोन एज द हार्ड वाटर. अगर आपके पानी में सॉल्ट्स तो हैं, अगर आपके पानी में लैदर का फॉर्मेशन हो रहा है तो हार्ड वाटर तो नहीं कहलाएगा. मतलब हाँ, सलाइन वाटर तो कहला सकता है. ये टर्म जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसलिए मैंने कहा तुम लोगों को पहले ये तो बताओ कि हार्ड वाटर क्या चीज़ है. पढ़ा चुके हो हार्ड वाटर की. दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम.
क्या है? डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर. टेक्निक्स फॉर डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर. तो में देखिए लिखा हुआ है वाटर कंटेनिंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉलिड्स with a peculiar salty or brackish taste is called brackish water. Brackish water किसे कहते हैं? इसको नहीं हिंदी में कहते हैं खारा पानी, है ना? वर्ड सुना ना, खारा पानी. यस मैम. सी वाटर तो खारा पानी होता है, ब्रैकिश वाटर होता है. तो उसमें क्या अपने अलग से टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्ट्स. अगर आपके पानी में तो NaCl बहुत खारा है तो आप पानी नहीं पी पाओगे ना, पी पाओगे? नो मैम. Water containing higher concentration of dissolved solids with a peculiar salty or brackish taste is called brackish water. Sea water क्या होता है? बहुत अच्छा एग्जांपल है brackish water का. It contains 3.5% of dissolved solid. Dissolved salt. 3.5% क्या होता है इसमें? dissolved salt. तो इसलिए वहाँ का जो पानी होता है वो हम लोग को बहुत ज्यादा ब्रैकिश. अभी अगर इसको हम लोग ब्रैकिश वाटर को अगर हम लोग यूज करेंगे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, क्या वो ठीक है? नो मैम. नहीं है ना. हम नो मैम. पी भी नहीं सकते हम लोग, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे भी हम लोग को यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. वो हार्डनेस वाली बात अलग होगी. वो वहाँ पर तो क्या हो रहा था, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात थी और वहाँ पर लेदर की फॉर्मेशन की बात थी. ठीक है. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. हेलो, एम आई ऑडिबल? आ रही यस है? मैम. आ रही है? यस मैम. तो मैंने ये बोला कि अगर हम लोग इस सॉल्ट को रिमूव नहीं करेंगे, जो जिसकी वजह से हमारे वाटर कैसा रहा, ब्रैकिश हो रहा है, जैसे सी वाटर है, तो क्या उसको हम लोग अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? नो मैम. नो. नहीं कर सकते ना. मीन्स नाउ यू हैव टू रिमूव ऑल दीज सॉल्ट्स, dissolved solids like NaCl. You have to remove from the water, and this process is known as desalination process. This process is known as desalination process. अब desalination process आप रिवर्स ऑस्मोसिस से तो आप कर ही सकते हो. रिवर्स ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ा है ना. उसमें तो क्या हो रहा था कि आपके वाटर ही सिर्फ कहाँ से जा रहा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा था वाटर. बाकी सारे जो सॉल्ट थे वो हमारे रह जा रहे थे. वो चाहे कोई भी सॉल्ट हो, चाहे कैल्शियम के सॉल्ट हो, चाहे सोडियम के सॉल्ट हो. तो फ्रॉम द रिवर्स ऑस्मोसिस यू कैन रिमूव द हार्डनेस as well as दिस जो जितने भी सॉल्ट होते हैं, कोई भी सॉल्ट सब आप रिमूव कर सकते हो. तो एक तो प्रोसेस आपका रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया. मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम. और रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोग पढ़ चुके हो, है ना? तो एक देखो आपके यहाँ पर 4 प्रोसेस दे रखी है टेक्निक्स फॉर डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर में. फर्स्ट वन इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड सेकंड वन इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिलेशन? हाँ बताओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिलेशन? मैम बॉईल करना वाटर. बॉयल मैम करना. जितने भी मिनरल्स हैं उन सबको कम करना, उनके जितने भी वाटर में सॉल्युबल मिनरल्स हैं उन सबको अमाउंट को कम करना, रिड्यूस करना. डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे करते हैं? डिस्टिल वाटर किसे कहते हैं हम लोग? डिस्टिलेशन कैसे करते हैं? मैम आरओ से कर सकते हैं. ये आरओ के डिफरेंट मेथड ना. आरओ से तो आप कर सकते हो, तो रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड के थ्रू आप अपने वाटर को प्योर कर सकते हो. द सेकंड मेथड इज डिस्टिलेशन मेथड. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम मैम. इवोपोरेशन कराने के बाद Yes, ma'am. कंडेंसेशन कराते हैं. मैम इवोपोरेट कराने के बाद कंडेंसेशन कराते हैं उसमें. हाँ भाई, आपका वाटर है सपोज, ठीक है. अभी क्या करो,
उसको आपने बॉईल करा, बॉईल करने पर क्या होगा, इसकी जितनी भी स्टीम निकली, वेपर्स निकली, उस वेपर को आपने कलेक्ट किया और उसको ठंडा करा, ठीक है। तो अब जो वेपर्स निकली उसमें तो कोई सॉल्ट होगा नहीं, सॉल्ट क्या होंगे, नीचे रह जाएंगे। आपको सपोज करो आपके पास कंटेनर है, तो वॉटर आपने डाला हुआ है, फिर आपने क्या करा, एक आपने लिड लगा दी है ना, तो लिड जब हटाते हो तो क्या होता है, लिड के ऊपर अपनी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई हैं वो क्या है, कि वेपर्स जो इतनी ठंडी हो गई हैं वो लिड पर आ गई हैं, तो बोलते हैं डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसमें आप इवापोरेट करते हैं वाटर को। अब ये तो आप घर में नहीं कर सकते, उसके लिए बड़े बड़े इवापोरेटर्स होते हैं, है ना। तो इवापोरेटर से आपने वाटर को बॉईल किया और उसके बाद करा, उसकी वेपर्स को कलेक्ट किया, जो वेपर्स आई तो कंडेंस किया, कंडेंस वाटर ठंडा किया वापस से, और जो कंडेंस वाटर में मिला दैट इज द प्योर वाटर, दैट इज द प्योर वाटर। इसके लिए यूज इवापोरेटर्स यूज होते हैं। घर पे तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितने जरा सा कंटेनर में पानी रखे तो ये रख दिया, ये रखने पर ऊपर वाटर लिड के नीचे जो आपके कंडेंस हो गया उसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर। तब उससे क्या होगा, आपका जितना भी सॉल्ट है सब रिमूव हो गया और सारा सॉल्ट होगा वो नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि आपके सॉल्ट इवापोरेट होंगे नहीं, सिर्फ वाटर ही इवापोरेट होगा। बट इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड फॉर कॉमन प्रैक्टिस। फॉर कॉमन प्रैक्टिस में ये मेथड आप नहीं यूज कर सकते, है ना। दूसरा मेथड होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग में क्या करते हैं हम लोग, फ्रीजिंग क्या करते हैं बताओ, फ्रीजिंग में क्या कर सकते हैं। फ्रीजिंग में भी देखो सेम वही प्रोसेस है, जैसे आप डिस्टिलेशन में बॉइलिंग करते हो, फ्रीजिंग में आप फ्रीज करोगे। फ्रीज में क्या करोगे, कि आपके पास जो वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, उसको आपने फ्रीज कर दिया, तो फ्रीज करने से क्या होगा, सॉल्ट तो फ्रीज होंगे नहीं, है ना, वाटर तो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, है ना। सॉल्ट का अपना अलग पॉइंट होता है, वाटर का अपना अलग फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट का तो 0 डिग्री होता है, तो आपकी क्या हो जाएगा, वाटर तो फ्रीज हो जाएगा और सॉल्ट लेफ्ट हो जाएगा नीचे आपके मदर लिटर में, सॉल्ट रह जाएगा। क्या होता है, इसके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, तो बड़े बड़े कंटेनर्स, आपको एक बात अच्छा ये पता है कि वाटर एकदम से तो फ्रीज करता नहीं, कि 0 डिग्री आया एकदम से 1 सेकंड में सारा वाटर बर्फ में चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। फ्रीजिंग कैसे होती है, फ्रीजिंग कैसे होती है, अब कभी आपने देखा है कि कभी आपने आइस ट्रे में वाटर फिल करके फ्रीजर में लगाया है, उसको आप 1 घंटे बाद अगर निकालो तो क्या पूरा एकदम से जम चुका होता है बर्फ, मैम खाली आउटर सरफेस जमती है और अंदर वाटर रहता है। वो दैट इज मदर लिकर, तुम बोलते हैं मदर लिकर। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि एकदम से 0 डिग्री आया पूरा वाटर जम गया बर्फ, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हमारे पास वाटर है, ठीक है, उसमें आपने ब्रैकिश वाटर है, तो सॉल्ट खूब सारा डिजॉल्व है, अब आप इसको फ्रीज करा, ऊपर की लेयर तो क्या हो जाएगी, वो फ्रीज होनी शुरू हो जाएगी, जो ऊपर लेयर फ्रीज हो गई वो तो क्या है, वाटर है, और जो नीचे की मदर लिकर में सॉल्ट रिमेनिंग है, बचे रह जा रहे हैं, वो क्या है हमारा, वो सॉल्ट है। तो आप धीरे धीरे इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते जाते हैं, लेयर बाय लेयर रिमूव करते हैं आइस को, तो नीचे हमारे पास सॉल्ट बच जाता है। तो salt can be separated from brackish water by freezing. This is because when brackish water is cooled, salt is wet in the mother liquor and the ice crystals are formed. Ice crystals बनने लग जाते हैं और उनको आप remove कर लेते हैं। These crystals can be easily separated, washed and melted to get pure water. मगर ये भी जो मेथड है, ये कहाँ पर ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है। अभी यहाँ पर आप ऐसे करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, मुझे बड़े बड़े फ्रीज करना पड़ेगा। दिस मेथड कैन बी प्रैक्टिस ओनली इन कोल्ड क्लाइमेट एरिया एंड इज एक्सपेंसिव वो भी प्रॉपरेबल फ्रीजर से अलाउ नहीं। आप समझ में आ रही है बिल्कुल, हेलो यस मैम। यस मैम।
voltage distillation and fusion. The next method is electrodialysis. ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में कंटिन्यूसली बोलते 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 हम लोग थक जाते हैं। अभी इस समय तक मेरी एकदम एनर्जी चली जाती है बिकॉज आई एम हैविंग कंटिन्यूअस लेक्चर। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आने की कोई, हम कुछ और बोल रहे थे। चलो electrodialysis. अब now comes to the electrodialysis method. electrodialysis method में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रो का मतलब समझ में आ रहा है कि हम वहाँ पर क्या लगा रहे हैं, कैथोड और एनोड लगा रहे हैं। अब जरा खुद से जरा समझो इस मेथड को। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ, मुझे बताओ जरा, समझ के बताओ। डायग्राम बना हुआ है, बताओ क्या हो रहा होगा। मैम सेपरेशन हो रहा है आयंस का। हाँ, सेपरेशन हो रहा है आयन से। कैसे? ऊपर से ब्रैकिश वाटर डाल रहे हैं, हम एक तरफ कैथोड रॉड लगा दी, एक तरफ एनोड रॉड लगा दी। हाँ वेरी गुड। कैथोड क्या करेगा? मैम कैथोड पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है और एनोड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट कर रहा है। एनोड कौन सा चार्ज होता है? एनोड पर प्लस का चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये देखो, मगर अट्रैक्ट तो कर रहा है, मगर आप वाटर को सेपरेट कैसे करोगे इससे? हमें जो प्योर वाटर कैसे मिलेगा, सेपरेट कैसे करोगे? मैम मेम्ब्रेन से पास कराने। ये देखो मैम एक्चुअली 3 चैम्बर बनाए गए हैं हाँ, और तीनों चैम्बर्स मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किए गए हैं वेरी गुड। और हमने एक चैम्बर से ब्रैकिश वाटर डाला है और मतलब जब तीनों चैम्बर्स में ब्रैकिश वाटर हो गया तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड और एनोड की तरफ मूव करेंगे और जो बीच वाला जो चैम्बर है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो मिडिल में है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का उतना इफेक्ट नहीं होगा तो न्यूट्रल उसके आयन थ्रू आ प्योर जाएगा। वाटर बाहर आ जाएगा। नहीं, इफेक्ट तो पूरे पानी में हो रहा है ना। ये देखो, ये जो ब्रैकिश वाटर ऊपर से डाला गया है, ये पूरा ब्रैकिश वाटर डाला गया, ठीक है, ऊपर से यहाँ से डाल रहे हैं। अभी जो मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, सबसे पहले इनका काम शुरू होगा। ये मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये कैथोड के पास लगी है मेम्ब्रेन, ये कैथोड है, ये मेम्ब्रेन है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी हुई मेम्ब्रेन है। तो ये क्या करेगी, ये पॉजिटिव आयन को अपने में अट्रैक्ट करेगी। तो पॉजिटिव आयन क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हुए यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना है, कैथोड है। अब कैथोड उसको और अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इस मेम्ब्रेन से कौन पास हो गया, पॉजिटिव आयन ही सिर्फ पास होंगे, नेगेटिव आयन पास नहीं होंगे। क्योंकि जब आप पानी डाल रहे हो और आप सिंपल मेम्ब्रेन यहाँ लगा दोगे तो मेम्ब्रेन से क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब यहाँ पहुंच जाएंगे। जब यहाँ तक पहुंच जाओगे तो फिर हम प्योर वाटर कैसे हम अलग कर पाएंगे, फिल्टर कैसे कर पाएंगे? देखो ये प्रोसेस समझो। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन लगी हुई है ये भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव आयन से बनी हुई मेम्ब्रेन है। तो इससे क्या करा, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट किया और यही क्या होगा, यही वाला पानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे, वो वाला जो वाटर होगा यहाँ इकट्ठा होगा। द सेम वे ये वाली जो आपकी मेम्ब्रेन दिख रही है ये पॉजिटिव आयन से बनी हुई मेम्ब्रेन है। तो क्या करेगी, नेगेटिव आयंस वाले पानी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये वाटर यहाँ इकट्ठा हो गया। अब जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे और जो पॉजिटिव आयन है कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ जो पानी बचा, अब यहाँ ना तो पॉजिटिव आयन है ना ही नेगेटिव आयन रहेगा और ये हम प्योर वाटर यहाँ से निकाल लेंगे। हम लगातार ब्रैकिश वाटर नहीं डाल रहे हैं, हमने एक बार डाल दिया बंद कर दिया, समझे। यहाँ से भी मेरा ब्रैकिश वाटर डाल रहे, कंटिन्यूसली नहीं डाल रहे, डाला और बंद कर दिया और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से तुम्हारा प्योर वाटर आ गया और उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेटेड ब्रैकिश वाटर यहाँ आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड ब्रैकिश वाटर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन से आयंस होंगे, इस पानी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयंस होंगे।
इस पानी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयन होंगे, वो कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। तो पानी तो होगा, वाटर तो होगा, मगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और यहाँ पर प्योर वाटर होगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, तो देखो यहाँ पर लिखा है द एनायन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इज एम्बेडेड विद पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप सच एज R4N+। अगर आपको एनायन को अपनी ओर खींचना है तो आपको मेम्ब्रेन को पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा, R4N+, है ना। और अगर आपको कैटायन को अपनी ओर खींचना है तो आपकी मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जैसे RSO3- और RCOO-। ये आपकी ये मेम्ब्रेन बनी है फॉर कैटायन, अब ये बनी है फॉर एनायन, है ना। ये मेम्ब्रेन बनी है और फिर उसके बाद यहाँ से पानी यहाँ से जाना शुरू हो। एक बार तो रीड कर लो जरा, रीड करो जरा अपने से इलेक्ट्रोडायलिसिस। Electrodialysis is based on the fact that the ions present in saline water migrate towards their respective electrodes through ion selective membranes, natural or synthetic, under the influence of applied EMF। और यहाँ पर हमने EMF अप्लाइड करा हुआ है कैथोड और एनोड। The unit consists of electrodes, cathode and anode, and a thin and rigid ion selective membrane, ion selective membranes, which are permeable to either cation or anion, है ना। ये सिर्फ permeable की वर्ड की यूज कर रहे हैं, तो या तो ये cation के लिए permeable होंगी या फिर नेगेटिव आयन के लिए permeable होंगी, ना। सबके लिए नहीं है, which are permeable to either cation or anion। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो आपकी मेम्ब्रेन दिख रही है ये नेगेटिवली चार्ज आयन से मिलकर के बनी है, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन से बनी है, तो ये नेगेटिव आयन को भी अट्रैक्ट कर रही है। The anode is placed near the anion selective membrane। ये एनोड है, यहाँ पर इसको आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, इसके पास में एनोड लगा दिया गया। The anode is placed near the ion selective membrane while the cathode is placed near the cation selective membrane। cation selective membrane है, यहाँ पर कैथोड लगा दिया गया, ठीक है। anion selective membrane, ये हमारी anion selective membrane is embedded with positively charged functional group such as R4N+। ये जो मेम्ब्रेन होगी R4N+ से बनी होगी and is permeable to anion solely। anion मतलब नेगेटिव चार्ज। This is due to the presence of fixed functional group which carry positive charge inside the membrane, है ना। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ इसको अपने अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली cation selective membrane, ये cation selective membrane है ना। Similarly cation selective membrane is based on polystyrene resin embedded with negatively charged functional groups such as RSO3- और RCO-। यहाँ पर RSO3- और RCO- होगा। And it is permeable only to cations, इससे cations के permeable है, ठीक है। While anions stay away as they feel electrostatic repulsion। अब यहाँ पर anion नहीं आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि repulsion उनका भी नेगेटिवली चार्ज है। anion अगर आपके पास होना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिपेल होंगे, अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव आयन वाला जो वाटर है उधर चला गया, पॉजिटिव आयन वाला वाटर, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो वाटर है वो प्योर हो जाएगा। और फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग इस तरीके का कुछ मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस से। इस तरीके का हम लोग बनाते हैं, समझ में आ रहा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग बच्चों, कई सारे देखो चैम्बर्स बना देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर सर के दिखा रहे थे, सिर्फ एक चैम्बर दिखा रहे थे ना। इन प्रैक्टिस हम लोग कई सारे चैम्बर्स लगाते हैं। जो एनोड है, कैथोड है, कैथोड एनोड लगा हुआ है, ठीक है। और ये सॉरी, ये कैथोड एनोड नहीं है, ये क्या है हमारे cation सेलेक्टिव मेम्ब्रेन से, सॉरी ये मेम्ब्रेन से ये ढेर सारे मेम्ब्रेन से, ये भी मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, ये एनोड है और ये कैथोड है। ये C स्टैंड्स फॉर cation सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, A स्टैंड्स फॉर anion सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब देखो क्या हो रहा है, पानी आपने यहाँ से डाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम।
Yes, ma'am. वाटर आपने यहाँ से डाला तो वाटर तो सब जगह जाएगा, यहाँ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा वाटर। अब उसमें से क्या होगा, ये जो यहाँ पर केटायन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केटायन वाला वाटर जाएगा, यहाँ पर एनायन वाला वाटर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, केटायन वाला जाएगा, यहाँ पर एनायन वाला जाएगा। और ये सब क्या होगा, आप कैथोड भी लगा हुआ है, एनोड भी लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये एनायंस को एनोड क्या करेगा, आपके जो एनायंस को अट्रैक्ट करेंगे, कैथोड क्या करेगा, केटायंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब काम वही हो रहा है। और धीरे धीरे करके आपका जो प्योर वाटर है, देखो ये यहाँ से निकला प्योर वाटर जा रहा है, यहाँ से निकला प्योर वाटर जा रहा है, यहाँ से निकला प्योर वाटर जा रहा है ना। और यहाँ से क्या जाएगा, इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर कहाँ पर आ गया, जो कैथोड और एनोड की तरफ जो पानी अट्रैक्ट हुआ है उसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ आयंस होंगे ना। एनोड की तरफ जो वाटर अट्रैक्ट हुआ होगा उस पानी में क्या रहेगा, नेगेटिव आयंस रहेंगे। और कैथोड की जगह पास जो आपके वाटर अट्रैक्ट हुआ है उस पर पॉजिटिव आयंस होंगे। तो वो हमारा ब्रैकिश वाटर है, तो ब्रैकिश वाटर हमने यहाँ से इस इनलेट से बाहर कर दिया। ये देखिए, ये आपका ब्रैकिश वाटर का अलग इनलेट बना हुआ है और ये आपका प्योर वाटर का एक अलग इनलेट आउटलेट। सॉरी, दिस इज व्हाट ये इनलेट है, दिस इज आउटलेट। ये आपका एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ 2 मेम्ब्रेन लेकर के कई सारे मेम्ब्रेन हम लगाते हैं ताकि और इजीली जल्दी जल्दी आपका वाटर प्योरीफाई हो जाए। अगर आप एक ही एक मेम्ब्रेन लोगे तो क्या होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ना। ज्यादा मेम्ब्रेन ले लोगे तो जल्दी जल्दी आपका पानी प्योरीफाई होगा। तो ये पढ़ लो जरा और ये जरा डायग्राम देख लो। समझ में आ रहा है? This method is known as electrodialysis cell. Electrodialysis, and this cell is known as electrodialysis cell. अब इसके एडवांटेजेस देख लीजिए कि दिस प्रोसेस इकोनॉमिकल एज पर द कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस आर कंसर्न्ड। इकोनॉमिकल होता है और कॉम्पैक्ट यूनिट है और बेस्ट मेथड होता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड ही यूज करा जाता है ज़्यादातर आपके ब्रैकिश वाटर को डिसैलिनेशन करने के लिए। यहाँ पर एनोड और कैथोड के थ्रू हो रहा है, इसलिए आप इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड कह रहे हैं। आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस का रिवर्स होता था, इसके थ्रू वाटर प्योर होता है। समझ में आ रहा है? देखा आपने डायग्राम, कुछ आपको डाउट तो नहीं है? No, नो ma'am. मैम। आ रहा समझ में बिल्कुल? Yes, ma'am. Today I will share this meeting notes also. Now send in attendance. और पढ़ना शुरू कर देगा, बहुत कुछ पढ़ा दिया तुम लोगों को। और क्वेश्चन पेपर जरूर देखो। क्वेश्चन पेपर जो मैंने लास्ट ईयर्स के आपको सेंड करे हैं, आप देखोगे कि कितने क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर सकते हो। ठीक है? यस मैम। स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम।